चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो ये हमने देख लिया है कि क्लोज्ड पॉलीगन लॉ क्या है, छोटी छोटी बातें भी समझ ली हमने। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर वेक्टर एडिशन ही टॉपिक चल रहा है, उसी के अंदर हम सेकंड पार्ट समझ सकते हैं उसका, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। बात छोटी सी है पर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन करना तो आता है हमको, दो वेक्टर्स का डिफरेंस कैसे निकालते हैं वो समझना। सपोज एक वेक्टर है ए, उसमें से मुझे माइनस करना है वेक्टर बी को, और ए में से बी को माइनस करने पर जो क्वांटिटी आएगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका नाम मैं रख रहा हूं आर वेक्टर। आर का मतलब रिजल्टेंट। ये तो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी है बस। ये माइनस का मतलब नॉर्मल वाला माइनस नहीं है जो स्केलर्स को माइनस करते हैं कि 10 में से 2 माइनस करा 8 आया, वो वाला माइनस नहीं है ये। ठीक है, क्या मीनिंग है इसका, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे कैलकुलेट करते होंगे, उसके लिए एक काम कर सकते हैं। इसी इक्वेशन को मैं अगर ऐसे लिख लूं वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर, एक ही बात है। जो बच्चे ढंग से देख रहे होंगे वो उसको देखते समझ जाएंगे कि मैं क्या करने वाला हूं। देखना, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, डायग्राम से बताता हूं अच्छा समझ में आएगा। सपोज ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। मुझे ए वेक्टर में से बी को माइनस करना है, और वेक्टर ए और बी के बीच में सपोज एंगल है थीटा। ठीक है, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, जिसको मैंने इस तरह से लिखा, इसको समझते हैं अब। वेक्टर ए में मैं वेक्टर एडिशन, क्योंकि मुझे वेक्टर एडिशन आता है, वेक्टर एडिशन करूंगा इस वाले वेक्टर का ये वाला वेक्टर है बी वेक्टर का माइनस। डायग्राम में बता सकते हो बी वेक्टर का माइनस कौन सा वेक्टर होगा। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो इसका मैग्नीट्यूड तो इतना ही रहेगा, डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। ये वाला वेक्टर, इस वाले रेड वाले वेक्टर का नाम क्या है बच्चों, माइनस ऑफ बी वेक्टर नाम है इसका। लेंथ नेगेटिव नहीं है, इसका नाम है माइनस बी वेक्टर। जितनी लेंथ बी की थी उतनी लेंथ इस माइनस बी वेक्टर की भी है। फिर हमको ए वेक्टर में वेक्टर एडिशन करना है माइनस बी वेक्टर का। ये वेक्टर पे नजर डालो डायग्राम में, माइनस बी वेक्टर को देखो, और पैरेललोग्राम लॉ जो हमने सीखा था उसको यूज में लेते हैं। जिन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है उन दोनों के टेल वाले पॉइंट को एक साथ रखा है मैंने, हाँ रखा हुआ है। इन दोनों को यूज में लेते हुए एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देखना ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ये ये इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका नाम हमने क्या रखा है, आर वेक्टर। ये तो बात हो गई डायग्राम में हम क्या कहना चाह रहे हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। सेकंड जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि ए में से बी को माइनस करने पर जो वेक्टर आया उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें। हमको रिजल्टेंट वेक्टर जो आया है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या करेंगे, हम पहले फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं कि दो वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन करने पर जो वेक्टर आता है उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। उसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं। ए स्क्वायर में ए का मतलब है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर माइनस बी है। तो देखना, ये पहला वेक्टर ये दूसरा वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट है ये वाला वेक्टर। इस वेक्टर की लेंथ को मैं कैपिटल ए बोल रहा हूं, इस वाले वेक्टर की लेंथ को ढंग से सुनना, लेंथ बोल रहा हूं को मैं बी बोल रहा हूं, माइनस बी लेंथ नहीं होती है। तो पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड या लेंथ का स्क्वायर दूसरे वेक्टर की लेंथ का स्क्वायर, टू टाइम्स पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड, माइनस बी मत लिखना यहां पर, कॉस ऑफ, यहां आता था थीटा, वो थीटा होता था जिन दो वेक्टर्स का हम एडिशन कर रहे हैं या रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उनके बीच में एंगल। यहां देखना, जिन दो वेक्टर्स का हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं उनके बीच में एंगल है ये वाला एंगल। ये एंगल मुझे वहां लिखना है कॉस के साथ। कितना एंगल होगा, वो थीटा है, तो बच्चों ये एंगल क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस पाई माइनस थीटा, पाई मतलब 180 डिग्री। इसको थोड़ा सा ढंग से अरेंज करके लिखें तो कॉस 180 माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ये आ गया रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो फाइनली मैं यही बोलूंगा कि अगर दो वेक्टर का एडिशन करना होगा, मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता था उसमें यहां प्लस आता था। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से जो वेक्टर आ रहा है उसके मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। बाकी सारी बातें एकदम सेम है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिसमें ये बातें यूज में आएंगी। फाइनली
दो फॉर्मूले अलग से याद रख सकते हैं बॉक्स बनाते हुए इस तरह से, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, इस तरह भी यूज में ले सकते हैं ना कि सिंबल का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस करने पर जो वेक्टर आता होगा उसका मैग्नीट्यूड अभी अभी डिराइव किया है हमने, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। मैं बोल रहा था कि इन दोनों फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो देखना, इफ ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के, ये गिवन है कंडीशन, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो हमको वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं सोचना, सिंपली बस जो दिया हुआ है उसको देखते हुए फॉर्मूला अप्लाई करके आगे बढ़ना है। कैसे, ए और बी के वेक्टर एडिशन करने पर जो वेक्टर आता है उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये लिखा होगा, इसका फॉर्मूला यहां से देख सकते हो लिखा हुआ है, इन दोनों को इक्वेट करने के लिए बोल रहे हैं तो इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को इक्वेट करके जब मैं स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, लिख देता हूं एक बार यहां पर, स्क्वायर करके लिख रहा हूं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब तो सिर्फ कैलकुलेट करना है बस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, उसको उधर ले जाते हैं, 4ab cos थीटा इक्वल्स टू 0। हम बाय डिफॉल्ट ये मान के चल रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि जो वेक्टर ए और बी है वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए नॉन जीरो, जीरो नहीं हो सकता, वेक्टर बी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब cos थीटा ही जीरो रहा होगा, मींस थीटा कितना होगा बच्चों 90 डिग्री, हो गया कैलकुलेट। तो इस टाइप से जो भी गिवन हो उसको यूज में लेते हुए बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो इसमें एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे वीडियो को पॉज करते हुए, देखना, सपोज फिर से कुछ कंडीशन गिवन है, इफ ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू a माइनस 3b वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b, इस बार दो दो कंडीशंस एक साथ गिवन है, देन फाइंड एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। तो हमको वेक्टर a और वेक्टर b के बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, कैसे स्टार्ट करें, इसका फॉर्मूला है रूट ऑफ, दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहा हूं, तो पहले का स्क्वायर मैग्नीट्यूड का, दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला रूट ऑफ, अब डरना नहीं इसको देखकर, a माइनस इस पूरे का नाम मनी मन b रखो एक बार, तो a माइनस बी टाइप का लिखा हो भाई, तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3b का स्क्वायर 9b स्क्वायर, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस है यहाँ पर, a माइनस बी टाइप का है ना, माइनस 2a मतलब पहले का मैग्नीट्यूड इंटू b मतलब दूसरे का मैग्नीट्यूड विच इज 3b cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायर करने से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6ab cos थीटा, यहां तक ठीक है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट कर देते हैं। अब इस वाली कंडीशन को भी यूज में लेना है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसा गिवन है, तो ए और बी के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आपस में इंटरचेंज रिप्लेस कर देते हैं। मान लो मैं सब जगह जहां जहां मुझे बी दिखाई दे रहा है उसको मैं ए से रिप्लेस कर रहा हूं क्योंकि ऐसा गिवन है, तो ये मुझे बी की जगह ए लिखते दिखाई देगा, ए स्क्वायर, यहाँ ए लिखेंगे तो 2a स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ 9a स्क्वायर, वहां पर माइनस 6a स्क्वायर कॉस थीटा, इसको ढंग से अरेंज कर लेते हैं, इस तरफ ले आते हैं तो 8a स्क्वायर कॉस थीटा, इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर से 8a स्क्वायर कॉस थीटा 1 आ जाएगा, इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा 0 डिग्री, कुछ भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन गिवन है, हो सकता है वो ये कहें कि a वेक्टर इक्वल्स टू 3b वेक्टर तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे और आंसर तक पहुंचेंगे। फाइनली यही कहूंगा कि a प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं अब, तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस और करते हैं।
सपोज मैं 4 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस अज्यूम कर लेता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, उस पर अलग अलग फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं। मैं हर एक फोर्स को डायरेक्शन के साथ इंडिकेट कर रहा हूँ। एक फोर्स टुवर्ड्स ईस्ट 6 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, एक फोर्स नॉर्थ की तरफ 10 न्यूटन, एक फोर्स वेस्ट की तरफ सपोज 12 न्यूटन, एक फोर्स साउथ की तरफ सपोज 3 न्यूटन। ठीक है, तो उस पार्टिकल पर 4 डिफरेंट फोर्सेस लगाए गए इन स्पेशल डायरेक्शंस के अलोंग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। वी हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल। क्या कैलकुलेट करना है? उस पार्टिकल पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स। तो ढंग से देखना कैसे स्टार्ट करेंगे। मैं एक दूसरा डायग्राम और बनाऊंगा यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए। देखो, जो फोर्स एक ही लाइन के अलोंग है, पहले उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। एक साथ चारों का रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे। जैसे इस ईस्ट वेस्ट लाइन के अलोंग देखना, 6 न्यूटन ईस्ट की तरफ, 12 न्यूटन वेस्ट की तरफ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का, वो किधर की तरफ आएगा? ये बड़ा फोर्स है, इसके कंपैरिजन में तो इन दोनों का नेट बड़े वाले फोर्स की तरफ आएगा, इस तरफ। और कितना आएगा? 12 माइनस 6, 6 न्यूटन का इन दोनों का रिजल्टेंट आया। तो इन दोनों को हटाकर इनका रिजल्टेंट मैंने वहां पर अलग से ड्रॉ कर दिया। अब देखते हैं, 10 न्यूटन और 3 न्यूटन इस वाली लाइन के अलोंग है। 10 और 3 में से बड़ा फोर्स कौन सा है? 10 न्यूटन। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो इधर की तरफ आएगा। कितना आएगा? 7 न्यूटन, उनके डिफरेंस के बराबर। तो इन दोनों को हटाकर मैं एक सिंगल फोर्स अगर लगाऊंगा तो 7 न्यूटन का टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये चारों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालने के लिए फाइनली मेरे पास दो वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, दो फोर्स वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लेते हैं। इन दोनों की हेल्प से एक पैरेललोग्राम बनाते हैं जो कि एक रेक्टेंगल बनाए, और ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन यही था, रिजल्टेंट फोर्स बताना है। तो रिजल्टेंट फोर्स बताने का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बताना है, उसकी डायरेक्शन भी इंडिकेट करनी है। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं। ये 7 न्यूटन है, तो उसके जो सामने है ये भी 7 न्यूटन होगा, 7। इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं बहुत इजीली, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, रूट 36 प्लस 49, तो 50, 60, 70, 80, रूट 85 न्यूटन। ये आ गया रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन बताने का तरीका देखना। सपोज ये वाले एंगल में थीटा मान लेता हूं, तो इस वाले ट्राइंगल से टेन थीटा लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस 7/6। थीटा आ जाएगा बच्चों 10 इनवर्स 7/6। जब भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्पेशल वैल्यू नहीं आती है, जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल हम नहीं जानते, तो क्या करेंगे? हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, इनवर्स फॉर्म में। हम 10 को उधर ले जाते हैं जिससे सिर्फ थीटा दिखाई देगा, और थीटा इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 10 इनवर्स 7/6। ये मैथ्स में पढ़ोगे आप कि इनवर्स कैसे लिखते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। आगे देखना, थीटा की वैल्यू 10 इनवर्स 7/6 आने के बाद अब आंसर कैसे लिखेंगे कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो इतना एंगल तो बनाता है, पर वो किस डायरेक्शन के साथ ये एंगल बना रहा है। भाई ये एंगल सपोज मान लेते हैं, सपोज ये एंगल 70 डिग्री है या 60 डिग्री टाइप का है, कुछ ऐसा एंगल है। तो ये 60 डिग्री लिखने से काम नहीं चलेगा। 60 डिग्री हो सकता है ईस्ट से इधर की तरफ होता, हो सकता है 60 डिग्री साउथ वाली डायरेक्शन से ईस्ट की तरफ होता, कुछ भी हो सकता है। तो उसको कैसे लिखा जाता है देखना, ये थीटा जो एंगल है, ये थीटा, ये हमने मेजर किया है वेस्ट वाली लाइन और नॉर्थ वाली लाइन के बीच में कहीं ना कहीं। थीटा मैंने मेजर किया है वेस्ट वाली डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ रोटेट होते हुए। ढंग से सुनना, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ अगर मैं थीटा एंगल से रोटेट होऊंगा तो मुझे उस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन दिखाई देगी। तो डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? थीटा विच इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 7/6, ये तो एंगल हो गया। कहां से कहां की तरफ? वेस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो उसको ऐसे लिखा जाता है नॉर्थ ऑफ वेस्ट, ऐसे याद रख सकते हो आप।
जिसका नाम बाद में लिखा है उस डायरेक्शन से रोटेट होना है जिसका नाम पहले लिखा है उस वाले डायरेक्शन की तरफ, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ रोटेट होंगे। तो इस टाइप से लिखते हैं, या आगे भी आप सीखोगे, रेक्टिलिनियर मोशन में भी इस टाइप के इक्वेशंस आते हैं, तो अभी से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये तो बात हो गई रिजल्टेंट वाली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी वेक्टर के अंदर स्टार्ट करेंगे बच्चों अब, जिसका नाम है कंपोनेंट या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, और फिजिक्स में बहुत यूज में आएगा। आप मान सकते हो कि वेक्टर में जितना भी हम पढ़ेंगे सबसे ज्यादा यूज में कंपोनेंट ही आने वाले हैं आपके। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं फिर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, फिर किस तरह से करते हैं कंपोनेंट उसको देखेंगे। जैसे आप लोगों ने ये वर्ड तो सुना होगा ना, कंपोनेंट्स ऑफ ए डिवाइस। मैं वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बात चल रही है। किसी भी डिवाइस के कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, एक रेडियो है। उस रेडियो के कंपोनेंट्स कोई मुझसे पूछता है कि इसके कंपोनेंट बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? मैं बोलूंगा कि इसमें सेल है, इसमें पीछे की तरफ एक कवर है, आगे की तरफ एक कवर है, उसको ओपन करेंगे अंदर एक सर्किट लगा होगा, बहुत सारी डिवाइसेस होंगी छोटी छोटी, वो सारे छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर जिससे कि वो रेडियो या वो ट्रांजिस्टर या जो भी डिवाइस है वो बनी होगी। और हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को मैं बोल सकता हूँ कि वो हर एक पार्ट उस डिवाइस का कंपोनेंट है। यही मतलब है बेसिक डेली लाइफ के अंदर। कोई पूछता है कि इस मार्कर के कंपोनेंट्स बताओ, मैं बोलूंगा ये ढक्कन, मैं बोलूंगा ये वाला पार्ट, इसके अंदर जो इंक भरी होती है वाला सेक्शन। तो किसी भी डिवाइस के कंपोनेंट का मतलब जिनकी हेल्प से वो डिवाइस बनती है उसको बोलते हैं कंपोनेंट। अब आगे इसमें सोचें कि भाई वेक्टर के कंपोनेंट का क्या मीनिंग है। तो वेक्टर में भी सेम यही कंसेप्ट है कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या है कि अगर मैं उन कंपोनेंट्स को ऐड करूं, उन कंपोनेंट्स को जोड़ूं, ऐड कर कंपोनेंट्स को ऐड करने का मीनिंग मैं समझाऊंगा अभी। अगर उन कंपोनेंट्स को ऐड करें तो वो वेक्टर फॉर्म हो जाना चाहिए जिसके वो कंपोनेंट्स थे। एक बेसिक यहां पर कंडीशन, एक शर्त मान सकते होती है, वो हमको हमेशा दिमाग में रखनी है। कंपोनेंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हमेशा ये डिफाइन किया हुआ है, हमेशा कंपोनेंट्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर। अब कंपोनेंट्स का क्या मीनिंग है, क्या कैलकुलेशन पार्ट क्या है, उस बात को देखते हैं, ढंग से देखना। सपोज ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है कैपिटल ए, इसका नाम है ए वेक्टर। मुझसे बोला गया कि इस वेक्टर के मुझे दो कंपोनेंट करने हैं। हम किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट करना सीख रहे हैं अभी। किसी भी वेक्टर के मुझे अगर दो कंपोनेंट करने हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, ये वाली बात कि वो दोनों कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, उन कंपोनेंट्स को ऐड करने पर वो वेक्टर आ जाना चाहिए जिस वेक्टर के वो कंपोनेंट्स थे। तो देखना, इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट में डायग्राम में ड्रॉ करने वाला हूं, इन कंडीशंस को देखते हुए कि आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और उन वेक्टर्स उन कंपोनेंट्स को ऐड करने पर ये वेक्टर आना चाहिए। सपोज मुझे इस वेक्टर का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में करना है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि किस डायरेक्शन में हमको एक कंपोनेंट करना है। सपोज ये इस वेक्टर का एक कंपोनेंट है, इसका मैं नाम रख लेता हूं A1। नाम का मतलब है, देखो वेक्टर के जो टुकड़े होंगे वो भी वेक्टर ही होंगे, जो कंपोनेंट्स होंगी वो भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो ये जो पहला कंपोनेंट मैंने दिखाया डायग्राम में, इसका नाम है A1 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है A1। इस वाले वेक्टर का नाम है जिसके कंपोनेंट कर रहे हैं। तो अगर इस वेक्टर का एक कंपोनेंट A1 वेक्टर ये वाला वेक्टर है, मान लेते हैं कि ये है एक कंपोनेंट। अब थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना कि जो दूसरा कंपोनेंट होगा इसी वेक्टर का, दूसरा कंपोनेंट वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए इस डायग्राम के अंदर। सोचो थोड़ा, बताओ। क्या वो दूसरा कंपोनेंट जो कि इस वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है, या लिखा हुआ है कि कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे, क्या वो दूसरा कंपोनेंट इधर की तरफ होगा क्या, ऐसे? क्या ये दो कंपोनेंट्स कहलाएंगे क्या इस वेक्टर के? अब दिमाग में ये आना चाहिए कि कंपोनेंट्स को ऐड करने पर वो वेक्टर आ जाए। ऐड करने का मतलब है वेक्टर एडिशन। देखना फिर से, समझना, चेक करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन से। मान लेते हैं कि ये और ये दोनों जो हैं ये कंपोनेंट्स हैं,
इस वाले वेक्टर के, तो क्या इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने पर, वेक्टर एडिशन करने पर ये वाला वेक्टर मुझे मिलेगा क्या? उसको ऐसे देखो, इन दोनों का वेक्टर एडिशन करने पर पैरेललोग्राम लॉ से जो वेक्टर आएगा, ऐसे पैरेललोग्राम बना लो, वो वेक्टर ये आएगा। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट ये वेक्टर नहीं आ सकता। मतलब जिस भी बच्चे ने ऐसा सोचा हो बाय चांस कि सेकंड कंपोनेंट इधर होगा, वो तो गलत सोचा है। और सोचते हैं क्या वो सेकंड कंपोनेंट जो कि इस फर्स्ट वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होना जरूरी है, वो सेकंड कंपोनेंट इधर की तरफ हो सकता है क्या? ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस वाले कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट मान लो इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा, इस पूरे पोर्शन में यहां पर, या तो इधर होगा, डिपेंड करता है इनमें से किसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट ये तो नहीं आ सकता। तो सीधी सी बात ये हो गई कि दूसरा कंपोनेंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर इधर कहीं रहा होगा। उसका नाम रख लेते हैं A2 वेक्टर। तो इस डायग्राम में A1 वेक्टर और A2 वेक्टर, वेक्टर A के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और इन दोनों कंपोनेंट्स का वेक्टर एडिशन करने पर ये वेक्टर आना चाहिए जिसके कंपोनेंट्स थे। तो मैं क्या करूंगा, देखना, एक डायग्राम यहां बना रहा हूं, पैरेललोग्राम बना रहा हूं आपके सामने, जो कि एक रेक्टेंगल बनेगा। ये वेक्टर है A1 वेक्टर, ये वेक्टर है A2 वेक्टर, और इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है A वेक्टर। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट देखते हैं। सपोज ये एंगल गिवन है हमको, थीटा एंगल। अगर इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मैं A2 सिंबल से रिप्रेजेंट करूं, तो जितनी लेंथ इसकी होगी बिल्कुल उसके पैरेलल एक वेक्टर यहां ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से। अगर वो A2 वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर भी क्या हो जाएगा बच्चों, A2 वेक्टर। इस वाले ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं, A1 वेक्टर और A2 वेक्टर सेम सीक्वेंस में है, और ये कैपिटल A वेक्टर अपोजिट सीक्वेंस में उस ट्राइंगल की थर्ड साइड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या इक्वेशन लिखेंगे हम कि A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर। यहां प्लस का मतलब हम जानते हैं पहले से, वेक्टर एडिशन। ये जो इक्वेशन है ये भी इस बात को क्लियर बताती है हमको कि A1 A2 वेक्टर A के कंपोनेंट्स थे, क्योंकि इन कंपोनेंट्स को ऐड करने पर वेक्टर A आना चाहिए, जो कि आ भी रहा है। पहली बात तो ये हो गई। अब अगर मुझसे कोई पूछता है, मान लो मुझे ये एंगल गिवन है, कुछ भी एंगल, सपोज 60 डिग्री मान लेते हैं, मुझे कैपिटल ए वेक्टर की लेंथ या उसका मैग्नीट्यूड गिवन है, और मुझसे पूछा जाए कि वेक्टर ए के जो दो कंपोनेंट्स हैं A1 A2, उनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। तो बहुत सिंपल सा काम करना है। इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल में एक बार साइन थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन थीटा हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर की लेंथ का मतलब है वेक्टर A2 का मैग्नीट्यूड, जिसको मैं सिर्फ A2 सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अपॉन हाइपोटेनियस की लेंथ का मतलब है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड। यहां से हम देख सकते हैं कि A2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, A साइन थीटा। सेम ऐसे ही इस राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों एक बार कॉस थीटा लिख के देखो, वो आ जाएगा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो हो जाएगा A1 मतलब A1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन कैपिटल A। इससे A1 की वैल्यू आ जाएगी A cos थीटा। ये तो बात हो गई किसी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स जो कि परपेंडिकुलर थे, उनकी वैल्यूज को निकालने के लिए हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हुए इस तरह से A1 A2 दोनों कंपोनेंट्स निकाल ली। फाइनली हमको क्या याद रखना है, उस बात को अलग से नोट कर लेते हैं बच्चों। देखना, कभी भी मुझे किसी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, अब मैं वेक्टर सिंबल नहीं लगा रहा हूं, सिंपली A लिख रहा हूं, मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल A है। किसी भी वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट करने होंगे इस तरह से, तो दिमाग में ये कंफर्म होना चाहिए कि वो दो कंपोनेंट्स आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। दूसरी बात, उन दोनों वेक्टर्स, जो कंपोनेंट वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, का रिजल्टेंट निकालने पर वो वेक्टर आना चाहिए जिसके वो कंपोनेंट्स थे। और लास्ट बात, वो कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके लिए हमने फॉर्मूले यहां बना लिए, जिसको मैं उस डायग्राम में दिखाता हूं। ये वेक्टर सपोज इस वाले कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बनाता है, तो जिस वेक्टर जिस कंपोनेंट के साथ थीटा एंगल बन रहा है, इस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया, A cos थीटा। यहां से मैच करा सकते हो आप इस डायग्राम से। ये वेक्टर जिसके कंपोनेंट करने थे, तो थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट A1 कितना आया देख सकते हो आप, A cos थीटा, और जो दूसरा वाला है उसका मैग्नीट्यूड कितना आया, A sin थीटा। तो फाइनली मैं यही बोलूंगा कि इस डायग्राम को अगर हम
याद रख लें तो बार बार हमको इस पूरे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। सिंपली बस इतना समझ लो, किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट करना है तो थीटा की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा बच्चों, ए कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। एक दो सिंपल क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पर। देखना, सपोज एक वेक्टर है, कोई फोर्स वेक्टर मान लेते हैं जिसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन। हमसे बोला जाए कि इस वेक्टर के मुझे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स करने हैं इस तरह से। मैं इनके नाम रख लेता हूं, इसका मैग्नीट्यूड a1, इसका मैग्नीट्यूड a2, और जिस वेक्टर के कंपोनेंट करने हैं वो a1 वाले कंपोनेंट से सपोज 37 डिग्री एंगल पर है। क्वेश्चन क्या है आपके लिए, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर। हमको इस गिवन वेक्टर के दो कंपोनेंट करने a1 a2। तो अभी अभी मैंने बताया था कि जिस भी वेक्टर के कंपोनेंट करने, तो a1 जो कंपोनेंट है उसको कैसे लिखेंगे, थीटा, सपोज मैं इस 37 को यूज में लेते हुए कंपोनेंट कर रहा हूं, तो थीटा की तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा a cos थीटा, जहां पर a का मतलब जिस वेक्टर के कंपोनेंट कर रहे हैं 20 न्यूटन, तो ये वाला कंपोनेंट होगा 20 cos 37 cos 37 होता है 4/5, तो ये आ जाएगा 16 न्यूटन। और जो दूसरा कंपोनेंट है बाय डिफॉल्ट उसको क्या लिख देंगे हम, 20 मतलब a sin थीटा, 20 sin 37, 20 × sin 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 12 न्यूटन। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था, एक तरह से वेक्टर एडिशन का अपोजिट टाइप का एक स्पेशल केस हो गया। इसको ऐसे सोचो, दो वेक्टर्स हैं a1 और a2, वो दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। a1 का मैग्नीट्यूड है 16 न्यूटन जो वहां से रिजल्ट आया, a2 का मैग्नीट्यूड है 12 न्यूटन। अगर कोई ये पूछता हमसे कि इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाल के बताओ पैरेललोग्राम लॉ से, तो हम क्या करते, इन दोनों वेक्टर्स से एक पैरेललोग्राम बनाते, और ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों के रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको मैं ए वेक्टर बोल रहा हूं, से इंडिकेट कर सकते हैं। ये अगर 12 न्यूटन मैग्नीट्यूड है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, 12 न्यूटन। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से हम समझ सकते हैं कि इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड या लेंथ इक्वल्स टू रूट ऑफ 16 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, ए वेक्टर की जो वैल्यू थी कितना आएगा, रूट 16 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, जो कि 20 आएगा, आना भी चाहिए था। तो फाइनली ये बात दिमाग में रखेंगे कि वेक्टर के कंपोनेंट्स करने के लिए सबसे पहला स्टेप थीटा जो कि गिवन होना चाहिए, थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट होगा a cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा a sin थीटा, और कंपोनेंट्स आपस में 90 डिग्री पर होते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों। कई बार क्या है फिजिक्स में, आगे चल के हमको फिजिक्स में ही इन बातों को यूज में लेना है, तो थोड़ा सा फिजिक्स टाइप का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक इंक्लाइंड प्लेन रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन, सपोज इस इंक्लाइंड प्लेन का एंगल, ये एंगल गिवन है 37 डिग्री, और इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा, उस ब्लॉक का मास मान लेते हैं सपोज 10 kg। आप लोगों ने स्मॉल जी के बारे में सुना होगा 9th-10th लेवल पर, स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 यूज में लेंगे यहाँ पर, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ये भी हम जानते हैं कि किसी भी m मास पर अर्थ के कारण जो ग्रेविटेशनल पुलिंग फोर्स लगता है वो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऐसे mg फोर्स। यहाँ पर वो mg फोर्स की वैल्यू देखना, मास 10 g10, mg कितना आ जाएगा बच्चों, 100 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द components of
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय अर्थ along and perpendicular to inclined plane। मैं समझा दूंगा, एक बार आप नोट कर सकते हैं इस बात को कि क्या पूछा गया है। वी हैव टू फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय अर्थ अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं समझाता हूं कि क्या पूछना चाह रहे हैं, देखना डायग्राम में। हमको इस ब्लॉक पर लगने वाले, अर्थ के कारण लगने वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तरह से इस वेक्टर कि दो कंपोनेंट करने हैं। किन डायरेक्शंस में करने इक्वेशन में दिया जाएगा, बताया यहां पर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। मुझे इस वेक्टर के दो कंपोनेंट करने, एक तो इंक्लाइंड के अलोंग, एक इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। ठीक है, हम जानते भी हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, हाँ ऐसा बताया गया है सवाल के अंदर भी। अब बस मुझे इस वेक्टर के इन दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड, इनकी वैल्यू लिखनी है। तो क्या करेंगे, देखो अभी समझाया था मैंने, जिस भी वेक्टर के कंपोनेंट करने, मुझे अगर इस वेक्टर का इन दोनों कंपोनेंट्स में से किसी भी एक के साथ बनने वाला एंगल पता चल जाए थीटा, तो जो भी एंगल थीटा मुझे पता चलेगा उस तरफ, थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट हो जाएगा कॉस थीटा वाला, ए कॉस थीटा, दूसरा वाला ए साइन थीटा। देखना ये एंगल 37 है, ये वर्टिकल लाइन अगर मैं आगे बढ़ाऊं ये एंगल 90 है। 37 90, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल ट्राइंगल में 180 होता है बच्चों, तो ये 53 हो जाएगा। ये 53 होगा तो ये वाला एंगल 37 हो जाएगा। भाई ये 53, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो टोटल एंगल 90 होना चाहिए, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 37। तो मैं 37 डिग्री को मनी मन थीटा मानते हुए और वही सॉरी वही कंसेप्ट यूज में लूंगा। इस वेक्टर के कंपोनेंट कर रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड मनी मन ए बोलो, ए 100 न्यूटन मतलब ए, 37 डिग्री मतलब थीटा, तो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला बचेगा वो अपना बाय डिफॉल्ट ए साइन थीटा। वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, साइन 37 होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन और ये हो जाएगा अपना 80 न्यूटन। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर के दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। अब फिजिक्स में किस तरह से यूज में आएगा उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं कराता हूं जिनकी रिक्वायरमेंट आगे चल के बार बार आएगी, तो अभी से अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो और न्यूमेरिकल्स करते हैं, थोड़े से फिजिक्स टाइप के और सवाल करते हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स कुछ। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एक पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, उस पर डिफरेंट डायरेक्शंस में कुछ फोर्स लगाए जाते हैं। सपोज एक फोर्स ईस्ट और नॉर्थ के बीच में किसी एंगल पर, ये एंगल है 53 डिग्री, 20 न्यूटन का ये फोर्स अप्लाई करते हैं। साथ साथ इस पर एक फोर्स टुवर्ड्स साउथ, साउथ डायरेक्शन में लगाते हैं, सपोज 8 न्यूटन का। और भी फोर्सेस हैं, एक फोर्स इस पे लगाया जाता है इधर कहीं, सपोज 10 न्यूटन का, और ये एंगल मान लेते हैं 37 डिग्री। तो पार्टिकल पर और ले लें, एक फोर्स सपोज टुवर्ड्स वेस्ट भी अप्लाई करते हैं हम 10 न्यूटन का, और एक फोर्स हम ईस्ट की तरफ भी लगाते हैं सपोज 4 न्यूटन का। तो 1 2 3 4 5 टोटल इस पार्टिकल पर 5 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। यू हैव टू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करना है। कैसे स्टार्ट करें एक बार ढंग से समझना। देखना, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो फोर्सेस प्रॉपर डायरेक्शंस में लगे हुए हैं उनको एज इट इज उस डायग्राम में दिखाऊंगा। प्रॉपर डायरेक्शंस का मतलब है ईस्ट वेस्ट वाली लाइन के अलोंग, नॉर्थ साउथ वाली लाइन के अलोंग जो फोर्सेस हैं उनको एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं। तो वेस्ट की तरफ 10 न्यूटन, ईस्ट की तरफ 4 न्यूटन, इन दोनों का नेट इधर की तरफ आएगा 6, तो उन दोनों का नेट मैंने इधर की तरफ ड्रॉ कर दिया 6 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये वाला 8 न्यूटन एज इट इज बना देते हैं, इसको भी क्रॉस कर देते हैं यहां से। अब बचे वो फोर्सेस जो प्रॉपर डायरेक्शंस में नहीं है, रैंडम डायरेक्शंस में। रैंडम का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि प्रॉपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अलोंग एक्ट नहीं कर रहे। तो मैं क्या करूंगा इस 20 न्यूटन फोर्स
कि दो कंपोनेंट करने वाला हूं। कंपोनेंट मैं इस तरह से करूंगा कि इसके कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट इसका ईस्ट की तरफ आए। अगर एक ईस्ट की तरफ आएगा तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर होगा, वो भी नॉर्थ की तरफ ही होना चाहिए, इधर की तरफ नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स का ही तो नेट होना चाहिए 20। तो 20 इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो मैं 20 के कंपोनेंट करने वाला हूं, एक कंपोनेंट ईस्ट की तरफ, एक नॉर्थ की तरफ। इस 53 डिग्री को यूज में लेते हुए कंपोनेंट करेंगे तो ये मेरे लिए थीटा हो जाएगा। तो थीटा की तरफ वाला कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा, जहां पर ए का मतलब 20, ये कंपोनेंट है 20 कॉस 53, और बाय डिफॉल्ट दूसरा कितना हो जाएगा 20 साइन 53। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 20 न्यूटन को अगर मैं हटा दूं तो इसकी जगह पर मैं दो कंपोनेंट डायग्राम में दिखा सकता हूं, क्योंकि इन दोनों का ही तो रिजल्टेंट 20 था। तो इस 20 को हटा दो और इन दोनों कंपोनेंट जो हैं उसको उस डायग्राम में ड्रॉ कर देते हैं। 20 cos 53, cos 53 होता है बच्चों 3/5, 5 से 4 तो 12, तो ये आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो उस 20 के कंपोनेंट्स ईस्ट की तरफ 12 और नॉर्थ की तरफ 16। अब 20 को बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि कंपोनेंट्स दिखा दिए मैंने उसके। ठीक है, तो ये भी मैंने वहां ड्रॉ कर दिया है, ये भी मैंने वहां पर ड्रॉ कर दिया। इसको देखते हैं 10 न्यूटन। इस वाले वेक्टर के दो कंपोनेंट इस तरह से होंगे, एक इधर की तरफ तो दूसरा इधर की तरफ, उन दोनों का ही तो नेट है ये। 37 को यूज में लेते हुए कंपोनेंट कर रहा हूं, तो 10 का कंपोनेंट 37 की तरफ 10 cos 37, और दूसरा कंपोनेंट ये आ जाएगा 10 sin 37। तो 10 को हटा दूं अगर मैं, उसकी जगह पर ये दो कंपोनेंट्स में ड्रॉ कर सकता हूं। वहां पर 10 cos 37 बच्चों 8 आ जाएगा, ये वाला 6 हो जाएगा। तो इधर की तरफ 8, इधर की तरफ 6। अब इन सारे वेक्टर्स को मैं अगर हटा देता हूं डायग्राम से, तो इन सबकी जगह पर जो हमने रिजल्टेंट दिखा रखे हैं उनको हटाने के बाद वो उस डायग्राम में मैंने बना रखा है। अब एक डायग्राम और बनाते हैं, देखना। अब ये सारे जितने भी मुझे फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं प्रॉपर डायरेक्शंस में दिखाई दे रहे हैं, अब इनका भी नेट निकालते हैं। पहले मैं देख रहा हूं ईस्ट वेस्ट वाली लाइन के अलोंग, वेस्ट की तरफ ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 14। तो 14 वेस्ट की तरफ, 12 ईस्ट की तरफ, इन सबका नेट आएगा टुवर्ड्स वेस्ट। 14 और 12 का डिफरेंस 2 न्यूटन। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्थ साउथ वाली लाइन के अलोंग, ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे 22, और 8 है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका नेट कितना हो जाएगा बच्चों, तो 22 में से 8 माइनस कर देते हैं तो 14 आ जाएगा, इधर की तरफ 14 न्यूटन। मतलब अगर मैं इन तीनों को हटा दूं तो उसकी जगह पर एक सिंगल फोर्स दिखा सकते हैं 14 न्यूटन का। अब फाइनली मुझे दो ही फोर्स नजर आ रहे हैं, उनका रिजल्टेंट ही हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और उसमें जो डायगोनल होगा ये इनके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और यही हमारा आंसर है। बस इस रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शन को लिखना पड़ेगा हमको। तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, देखना ये 14 है तो इस सामने वाला भी 14 होगा, इसी को उठा के शिफ्ट कर दो वहां पर। इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं बच्चों, रूट 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर न्यूटन, ये तो आ गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन बताने के लिए सपोज ये एंगल थीटा है अगर, तो tan थीटा लिखते हैं इस ट्राइंगल में, परपेंडिकुलर बाय बेस 14/2 मीन 7, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा tan इनवर्स 7 इतने एंगल पर। और ये मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले कि ये थीटा जो मैं मेजर कर रहा हूं, ये मैं वेस्ट से रोटेट होते हुए नॉर्थ की तरफ जा रहा हूं, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ इतना एंगल, तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ इतने एंगल पर अगर रोटेट होंगे तो हमको रिजल्टेंट वेक्टर दिखाई दे जाएगा। इस टाइप से हम कंपोनेंट वाली जो थ्योरी है उसको यूज में ले सकते हैं। और इसमें क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों, एक आप करके बताना वीडियो को पॉज करते हुए। सपोज फिर से स्पेशल 4 डायरेक्शंस बना लेते हैं। एक पार्टिकल जिस पर कुछ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जो कि अननोन मैग्नीट्यूड का है x न्यूटन। एक फोर्स लगाया जा रहा है ईस्ट डायरेक्शन में सपोज 5 न्यूटन, एक फोर्स साउथ की तरफ 8 न्यूटन,
और एक फोर्स मान लेते हैं इधर कहीं पर y न्यूटन, ये भी अननोन है हमारे लिए। ये x न्यूटन वाला फोर्स यहां से 37 डिग्री एंगल पर है और ये y न्यूटन वाला यहां से 53 डिग्री एंगल पर है। कुल मिलाकर पार्टिकल पे 4 फोर्स रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी गिवन है कि इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, ये गिवन है कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है, देन फाइंड x एंड y। तो हमको x और y की वैल्यूज बतानी है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। वैसे हम पढ़ेंगे आगे फिजिक्स में चल के, पर अभी से बता देता हूं। इक्विलिब्रियम का मतलब है रिजल्टेंट फोर्स का जीरो होना। अगर इन सारे फोर्सेस का नेट जीरो होगा तो हम बोलेंगे पार्टिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले एक दूसरा डायग्राम बनाएंगे जिसमें मैं प्रॉपर डायरेक्शंस में फोर्सेस को दिखाऊंगा। देखना, ये 5 न्यूटन पहले से प्रॉपर डायरेक्शन में, इसको एज इट इज ड्रॉ कर लेते हैं। इधर की तरफ 8 न्यूटन पहले से प्रॉपर डायरेक्शन में इंडिकेट कर लेते हैं। यहां से कट करते जाओ, वहां ड्रॉ करते चलो। देखना, ये एक्स वाला जो है इसके दो कंपोनेंट करेंगे हम, एक ईस्ट की तरफ एक नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स कॉस 37, ये एक्स साइन 37, तो इसको हटाकर उधर ड्रॉ कर रहा हूं। इधर की तरफ एक्स कॉस 37 एक्स साइन 37। कॉस 37 बच्चों 4/5 होता है, साइन 37 3/5 होता है। इस y के दो कंपोनेंट करेंगे तो एक लेफ्ट साइड में आएगा, एक ऊपर की तरफ आएगा। इधर y cos 53, उधर y sin 53, तो एक लेफ्ट साइड में y cos 53 3/5, इधर y sin 53 इधर की तरफ sin 53 4/5। कुल मिलाकर मुझे 1 2 3 4 5 फोर्सेस नजर आ रहे हैं। अब कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये गिवन है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है तो इन सारे फोर्सेस का नेट कितना आना चाहिए? जीरो, मतलब ये आपस में ही कैंसिल आउट हो जाए। इसका कैसे लिखेंगे इक्वेशन देखना। पार्टिकल पर अगर नेट फोर्स जीरो होना है तो इस पे लगने वाला टोटल फोर्स टुवर्ड्स राइट इक्वल होना चाहिए टोटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, ताकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। टोटल फोर्स ऊपर की तरफ बराबर टोटल फोर्स नीचे की तरफ, ताकि वो भी आपस में कैंसिल आउट हो जाए। तो इक्वेशन क्या बनेगी? राइट साइड में नेट फोर्स डायग्राम देखते हुए 5 न्यूटन प्लस 4x/5 न्यूटन इक्वल्स टू टोटल फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, पहली इक्वेशन। सेम ऐसे टोटल फोर्स टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन 4/5y, ये वाला फोर्स, प्लस वो, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, 3/5x इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स 8 न्यूटन। इसके आगे तो मुझे उम्मीद है आराम से कर सकते हो आप। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, वो भी लीनियर इक्वेशन। सिंपली किसी एक इक्वेशन से, जैसे यहां से y की वैल्यू निकालो x की टर्म में और इसमें रख दो, उससे हम x और y को वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट को यूज में लेना आना चाहिए, और फिजिक्स में बहुत रिक्वायरमेंट है, जो कि धीरे धीरे आप देखोगे अपने आप कि हाँ फिजिक्स में कंपोनेंट बहुत यूज में आने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। तो बच्चों कंपोनेंट के बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। और मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि एक यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था, और मैं यूनिट वेक्टर को 3 बार में 3 पार्ट्स में इस चैप्टर में पढ़ाता हूं। तो अब हम जो देखेंगे वो फिर से यूनिट वेक्टर को देखने वाले हैं, और क्या देखेंगे वो स्टार्ट करते हैं। और ढंग से समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये भी बहुत यूज में आएगी आगे चल के। तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं यूनिट वेक्टर। और इस बार भी हम यूनिट वेक्टर के बारे में बहुत छोटी सी बात करने वाले हैं अभी। जो हम 3 डायरेक्शंस डिफाइन करते हैं आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, x y और z। ठीक है, x y तो बोर्ड के प्लेन में मान लेते हैं, और z इस डायग्राम में ऐसे दिखा रहा है, इसका मीनिंग है बाहर की तरफ। तो x y और z डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है, अगर कोई यूनिट वेक्टर, याद है आपको यूनिट का मीनिंग क्या बताया था मैंने? यूनिट वेक्टर का मतलब वेक्टर क्वांटिटी ही है। ये एक ऐसा स्पेशल वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है, जिसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। इतनी बात हमने यूनिट वेक्टर के बारे में स्टार्टिंग में की थी। अब जो हम देखने वाले हैं वो क्या है देखना। एक यूनिट वेक्टर में ड्रॉ कर रहा हूं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। डायरेक्शन बता दी मैंने, पॉजिटिव एक्स, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 यूनिट। इस वेक्टर का नाम, एक स्पेशल नाम रखा हुआ है, इस वेक्टर को बोलते हैं आई कैप। देख के घबराना नहीं है, आई लिखना है, उस पर कैप लगाना है। ये इसका नामकरण कर रखा है, सबके नाम होते हैं, तो इसका भी नाम रखा हुआ है आई कैप, इसको बोलते हैं। जैसे हमको आई कैप दिखाई दे हम समझ जाएंगे कि ये यूनिट वेक्टर है और जिसकी डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स की तरफ।
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और वो पॉजिटिव वाई वाले डायरेक्शन में, उसका नाम रखा हुआ है जे कैप। जे लिखेंगे, कैप लगा देंगे। सेम ऐसे ही एक यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और डायरेक्शन है पॉजिटिव जेड की तरफ, इसका नाम रखा हुआ है बच्चों के कैप। तो 3 यूनिट वेक्टर्स स्पेशल डायरेक्शंस में, पॉजिटिव एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप नाम है, पॉजिटिव वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप नाम है, पॉजिटिव जेड की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप नाम है। तो जब हम सेकंड टाइम यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इतना ही देखना है जितना मैंने आपको बोर्ड पर बताया अभी। एक दूसरी और बात इस यूनिट वेक्टर के बाद समझते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये भी। किसी भी वेक्टर को हम जानते हैं कि वेक्टर में दो खास बात होती है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। ये तो पता है हमको स्टार्टिंग से ही। तो किसी भी वेक्टर को जब लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं? हम पहले लिखेंगे उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड जैसे सॉरी, जैसे फोर्स वेक्टर है 10 न्यूटन फोर्स है तो यहां लिखेंगे 10। वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकंड, तो यहां लिखेंगे 20। ठीक है। डायरेक्शन जो है उसका मीनिंग क्या है वो मैं बता देता हूं। डायरेक्शन का मतलब है ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बताना चाह रहे हैं, इस बात को मैं एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं, उससे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। सपोज एक पर्सन प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दौड़ता हुआ जा रहा है, मूविंग स्टेट में है, उसकी जो स्पीड है वो है 20 मीटर पर सेकेंड। किसी ने मुझसे बोला कि इस पर्सन का वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे किसी को बताना है कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर एरो का साइन लगाते हुए बताते हैं, जानते हैं हम पहले से। मुझे वेलोसिटी वेक्टर को लिखना है, कैसे लिखेंगे इसको समझते हुए। पहले मैं लिखूंगा उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है 20, 20 लिख देंगे। यहां क्या लिखेंगे देखना, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मुझे डायरेक्शन लिखनी है, जिस वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन लिखनी है, डायरेक्शन का मतलब है उस डायरेक्शन में मैं एक यूनिट वेक्टर यहां पर लिख दूंगा। अब मुझे पता है कि यहां पार्टिकल या पर्सन की वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्स की तरफ, अभी अभी समझाया था मैंने। पॉजिटिव एक्स की तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम क्या रखा हुआ है बच्चों, आई कैप। तो यहां पर क्या लिख देंगे, आई कैप। और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो जब हम वेलोसिटी को वेक्टर सिंबल के साथ ऐसे लिखेंगे 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ऐसा लिखा क्यों जा रहा है, आप इसको ऐसे समझो थोड़ा प्रैक्टिकली। मुझसे किसी ने पूछा कि एक पर्सन की वेलोसिटी कितनी है बताओ किसी इंस्टेंट पर। मैंने उसको जवाब दिया कि पर्सन की वेलोसिटी है 20 आई कैप मीटर पर सेकेंड। वो अपने आप इमेजिनेशन उसके दिमाग में आ जाएगी 20 आई कैप। अगर वो समझता है इन बातों को, वो समझ जाएगा कि 20 आई कैप में 20 तो उस पर्सन की स्पीड है, ये वाली टर्म, इतनी स्पीड से दौड़ते हुए जा रहा है वो। और आई कैप इस बात को बता रहे हैं कि जिस वेक्टर की बात चल रही है उस पर्सन की वेलोसिटी, तो उस पर्सन की वेलोसिटी आई कैप वाली डायरेक्शन में है। आई कैप का मतलब पॉजिटिव एक्स। अब मान लो मैं एक बात आपको बताऊं कि एक पर्सन है जिसकी वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में, एरो के साथ वेलोसिटी वेक्टर है सपोज 40 के कैप। तो आपके दिमाग में क्या इमेजिनेशन आएगी कि एक पर्सन है जिसकी स्पीड तो है 40 मीटर पर सेकेंड और के कैप डायरेक्शन को बता रहा है कि पर्सन किधर की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा है, पॉजिटिव जेड। अगर वो पॉजिटिव जेड है, जैसे ये पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये पॉजिटिव जेड, तो पर्सन किधर दौड़ते हुए जा रहा है, पॉजिटिव जेड की तरफ जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड से। तो किसी भी वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ लिखना, इस तरह से लिखना, इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म। कभी अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि किसी वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा कि उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शंस को एक साथ क्लब करके लिखना, उसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म में लिखना। ठीक है, सिंपल बात थी ये। आगे बढ़ते हैं इसमें, देखना एक और बच्चों छोटा सा टॉपिक पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पोजीशन वेक्टर। मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी, घबराना मत इसको देख के। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या कहना चाह रहे हैं हम वो समझाता हूं डायग्राम बना के।
मैं एक्सप्लेन जो भी कर रहा हूं, मान लेता हूं कि मैं इस बोर्ड के प्लेन को XY प्लेन अज्यूम कर लेता हूं, ये X डायरेक्शन, ये Y डायरेक्शन। सपोज एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है, स्पेशल केस ले रहा हूं, मान लेते हैं XY प्लेन में, फिर जनरल बता दूंगा। सपोज वो पार्टिकल इस बोर्ड के प्लेन में यहां पर बैठा हुआ है, इस पार्टिकल के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है वो देखना है। टॉपिक का जो नाम है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। मुझे इस पॉइंट या इस पार्टिकल, इसका नाम P रख लेते हैं, मुझे इस पार्टिकल P की पोजीशन को बताना है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसका मीनिंग क्या है कि अगर कोई ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है, मैंने उससे पूछा कि बता यार पार्टिकल P कहां पर है, तो वो क्या जवाब देगा, मुझे यहां से इंडिकेट करेगा वो कि पार्टिकल P की पोजीशन ये है। अगर मैं इस वेक्टर के अलोंग चलता हुआ जाऊं, पहुंच जाऊंगा पार्टिकल P पर, तो पोजीशन को बताने वाला वेक्टर, ये वेक्टर पार्टिकल P की पोजीशन को बता रहा है। किसके रेस्पेक्ट में बता रहा है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। इस वेक्टर का नाम रख लेते हैं सपोज R वेक्टर। जनरली पोजीशन वेक्टर को हम R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते भी हैं, ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने R वेक्टर नाम रख लिया। अब मेरा टारगेट है सॉरी मुझे ये R वेक्टर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अभी मैंने समझाया था वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, ढंग से देखना। मैं यहां पर एक ट्रायंगल बनाने वाला हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मैं दो वेक्टर्स और बनाता हूं आपके सामने एरो लगाते हुए, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये। इनके नाम रख लेते हैं, सपोज ये A वेक्टर, सपोज ये B वेक्टर। अब हम सब कुछ पढ़ चुके हैं वेक्टर में, पुराना जितना उसको यूज में ले रहा हूं। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ लगाते हैं। ये A वेक्टर और B वेक्टर सेम सीक्वेंस में है, जबकि R वेक्टर उनके अपोजिट सीक्वेंस में है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं R वेक्टर जो है वो A वेक्टर और B वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। प्लस का मतलब वेक्टर एडिशन। R वेक्टर इक्वल्स टू, सिर्फ A वेक्टर को देखना डायग्राम में। अगर तुमसे बोला जाए कि इस A वेक्टर को कैसे वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, सिर्फ A वेक्टर को, तो कैसे लिखूंगा, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगा और जिस डायरेक्शन में A वेक्टर है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लगा दूंगा। तो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट ही ये वाली लेंथ है, तो A वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा, उसका मैग्नीट्यूड तो x है, और जिस डायरेक्शन में वो है इधर की तरफ, यूनिट वेक्टर हम जानते हैं i कैप होता है। प्लस मतलब वेक्टर एडिशन। B वेक्टर को लिखते हैं, B वेक्टर है ये वाला वेक्टर, ये B वेक्टर का मैग्नीट्यूड है उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो मैग्नीट्यूड तो y, और जिस डायरेक्शन में वो B वेक्टर है, पॉजिटिव y डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों, j कैप। ये एक तरह से मैंने उस पार्टिकल की पोजीशन को, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिख लिया, x i कैप प्लस y j कैप। अगर मैं जनरल बात करूं, वो पार्टिकल मान लो स्पेस में यहां कहीं पर होता, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट भी होता, y भी होता, z भी होता, फिर मुझे उस पॉइंट का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर लिखना होता। तो अगर वो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होते x, y, z सॉरी, तो उस पॉइंट P का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर लिखते, इसी टाइप से वो क्या आता बच्चों, x i कैप प्लस y j कैप, और एक टर्म और आ जाती z k कैप, ठीक है। तो जनरल याद रखें और शॉर्ट ट्रिक से याद रखें तो बहुत फायदा होगा। कभी भी स्पेस में कोई पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, और मुझसे बोला जाएगा कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, उसके साथ i कैप लगा देंगे, प्लस मतलब वेक्टर एडिशन, y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, j कैप लगा देंगे, z कोऑर्डिनेट लिखेंगे, k कैप लगा देंगे, x i कैप, y j कैप, z k कैप। एक बात और समझ लेते हैं इसी डायग्राम से। अब अगर कोई ये बोलता है कि इस वाले डायग्राम को देखते हुए, डायग्राम की हेल्प से r वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, ये r वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लेंथ निकालनी है, तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा। इसकी लेंथ हो जाएगी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ x है, प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये लेंथ y है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको आप सिंपली ऐसे समझ सकते हो, कोई भी वेक्टर अगर आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिखा होगा, वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड हम बिना डायग्राम के शॉर्ट ट्रिक से कैसे लिखेंगे, रूट लगाएंगे, आई कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है y है यहाँ पर, उसका स्क्वायर लिखेंगे। जनरल बात करें, मान लो पार्टिकल स्पेस में x y z कोऑर्डिनेट्स पर होता,
उसका पोजीशन वेक्टर ये है। इस इक्वेशन को देखते हुए अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है उसी ट्रिक से कैसे लिखूंगा, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं। अब इसको यूज में कैसे लेना है, एक छोटा सा सवाल करके देखते हैं बच्चों। देखना, सपोज एक पॉइंट है स्पेस में P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 0, 1। बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। जो अभी समझाया था वही पूछ रहा हूं। अब डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, जो समझाया था उसको यूज में लेना है। पोजीशन वेक्टर लिखना है मुझे स्पेस में किसी भी पॉइंट का। कैसे लिखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, आई कैप लगा देंगे साथ में, वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, जे कैप लगाएंगे, जेड कोऑर्डिनेट लिखेंगे, के कैप लगाएंगे। ये बन गया उस पोजीशन पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर। अगर कोई ये भी पूछ ले कि इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो भी हम जानते हैं रूट लगाएंगे। आई कैप का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट 0 का स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा बच्चों, √5। कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा काम है। अच्छा, अगर मान लो, अब दूसरी बात पर आते हैं। ये तो बात हो गई पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। अब देखना, सपोज स्पेस में 2 पॉइंट्स हैं। इस बार मैं एक्स वाई प्लेन लेते हुए समझा रहा हूं, फिर जनरल बात कर लेंगे। सपोज एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। एक पॉइंट है, सपोज यहां कहीं ले लेते हैं, इधर कहीं पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। इस बार हमको ढंग से सुनना, पॉइंट Q या पार्टिकल Q का पोजीशन वेक्टर बताना है, लेकिन P के रेस्पेक्ट में। ये वाला वेक्टर मतलब ऑब्जर्वर अगर P पर बैठा हुआ है, उससे मैंने पूछा कि यार Q कहां पर है, तो वो क्या जवाब देगा कि Q वो रहा, पोजीशन को बता रहा है वो P Q की पोजीशन को। तो ये वाला जो वेक्टर है इसका नामकरण कर लेते हैं। पोजीशन के लिए हम जनरली R सिंबल यूज में लेते हैं। जिसकी पोजीशन बता रहे हैं उसका नाम पहले लिख लेते हैं, ऐसे तरीका बना रखा है लिखने का। जिसके रेस्पेक्ट में उसका नाम बाद में लिख लेते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो R वेक्टर लगा देते हैं। तो सिंपली ये वाला वेक्टर हमको लिखना है। कैसे लिखें देखना, अभी अभी हमने समझा था, अगर कोई मुझसे पूछता कि सिर्फ पॉइंट P का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बताओ, ये वाला वेक्टर, इसका नाम क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, यही नाम है इसका। कोई मुझसे बोलता है डायग्राम में Q वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिखाओ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो मैं ओरिजिन से पॉइंट Q की तरफ एक वेक्टर बना दूंगा, उसका नाम हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। ठीक है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना मुझे आता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, अभी अभी सीखा है। पॉइंट Q का भी पोजीशन वेक्टर मुझे लिखना आता है, और इस बार मुझे P के रेस्पेक्ट में Q का पोजीशन वेक्टर ये लिखना है। तो मैं एक डायग्राम जो मैंने बना रखा है इसमें ट्राइंगल देखूंगा ये वाला, और ट्राइंगल लो अप्लाई करूंगा। RP वेक्टर और ये वाला वेक्टर सेम सीक्वेंस में है जबकि ये अपोजिट सीक्वेंस में, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं RQ वेक्टर इक्वल्स टू इन दोनों का वेक्टर एडिशन। ये वाली बातें आगे एक चैप्टर आएगा रिलेटिव मोशन, उसमें भी आएंगी, पर अभी एक बार मैथमेटिकल बातें चल रही है यहाँ पर। तो आर क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से आर क्यू वेक्टर माइनस आर पी वेक्टर। अब सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। क्यू का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ट्रिक बताई थी मैंने, जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है कैसे लिखेंगे, उसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप प्लस उसके वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप प्लस जेड भी होता तो जेड के साथ के कैप। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं, देखना, क्यू वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप, या जनरल लिख देता हूं सीधे ही, मान लो उसका जेड कोऑर्डिनेट Z2 है, Z2 के कैप माइनस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर उसी तरीके से उसके कोऑर्डिनेट्स x1 के साथ i कैप, y1 के साथ j कैप, मान लेते हैं z कोऑर्डिनेट Z1 है उसका, Z1 के साथ k कैप। तो हमारा जो फाइनल सॉरी रिजल्ट आया वो क्या आया देखना, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q विद रेस्पेक्ट टू P इक्वल्स टू, वहीं से देख के लिख रहा हूं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस
y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ये मेरे पास वेक्टर आ गया। अगर कोई ये पूछ ले कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, इसका मैग्नीट्यूड, तो वो भी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले। कोई भी वेक्टर जब मेरे पास आई कैप जे कैप के कैप मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखा होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, रूट लगाएंगे आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा। इसमें इस बात का ध्यान रखना, इसकी एक ट्रिक बता देता हूं। जब भी मुझे स्पेस में एक पॉइंट पर बैठकर दूसरे पॉइंट को देखना होगा और ये पोजीशन वेक्टर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या ट्रिक है, ये जो वेक्टर मैं लिखना चाह रहा हूं इसका हेड देखो, हेड इधर है हेड, तो हेड वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स में से टेल वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करते जाएंगे और आई कैप जे कैप के कैप लगाते जाएंगे। कहने का मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस इसका एक्स कोऑर्डिनेट ब्रैकेट के अंदर बाहर आई कैप प्लस इसका वाई कोऑर्डिनेट हेड वाले पॉइंट का माइनस टेल वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ये ब्रैकेट के अंदर और बाहर जे कैप। सेम ऐसे जेड के लिए वही लिखा है x2, ये वेक्टर लिखना था मुझे, तो हेड वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टेल वाले पॉइंट का आई कैप, हेड वाले पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसको भी एक न्यूमेरिकल करके समझते हैं कि किस तरह से यूज में लेंगे हम। बच्चों एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं। सपोज स्पेस में दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 2, कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 -1 3। क्या लिखना है हमको, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। वीडियो को पॉज करते हुए आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसकी पोजीशन को बताने वाला वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू बी, यहां पर बैठकर ऑब्जर्वर इस पॉइंट को देखेगा तो पोजीशन वेक्टर ये होगा, ये वाला वेक्टर। इसका नाम कुछ भी रख लो आप, आर वेक्टर रख लो या आर ए बी रख लो जैसे मैंने सिखाया था। मैं सिंपली आर वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, नाम कुछ भी रख सकते हो। अब मैंने तरीका बताया था, जिस वेक्टर को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है क्या करूंगा, उसके हेड वाले कोऑर्डिनेट्स में से टेल वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करते जाएंगे और आई कैप जे कैप के कैप लगाते जाएंगे। तो हेड ये है, एक्स कोऑर्डिनेट देखना हेड का माइनस टेल वाले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो 0 -2 मींस -2 आई कैप, 1 -1 मींस +2 जे कैप, 2 -3 मींस -1 के कैप। ये हमारा आंसर है। अगर वो ये पूछ लें कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, रूट ऑफ, वही जो ट्रिक बता रखी है, आई कैप का कोफिशिएंट -2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस जे कैप का कोफिशिएंट +2 का स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा √9। मीन आंसर कितना आ जाएगा 3। तो मुझे लगता है इजीली हम इस टाइप से क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और कैसे डील करना है वो स्टार्ट करते हैं इसको इरेज करते हुए।